में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। बात होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जिसे पीएम मोदी ने 5 राज्यों में झंडी दिखाकर रवाना किया और योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। भारत और ओमान के बीच 10 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस एक्शन पॉइंट पर सहमति बनी है। क्या है ये एक्शन पॉइंट, इससे जुड़ी खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ बात करेंगे संसद की सुरक्षा मामले पर मचे सियासी घमासान की। राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर सियासत आखिर कितनी जायज है, इस पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे विशेष रूप से। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर, दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, युवा और नारी शक्ति को सशक्त कर रही है मोदी की गारंटी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से शुरू होती है मोदी की गारंटी। भारत ओमान के बीच 10 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस एक्शन पॉइंट पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में आर्थिक संबंधों की मजबूती पर भी दिया जोर। सीईपीए समझौते पर जल्द हस्ताक्षर की जताई उम्मीद। संसद के सुरक्षा मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बेतुके बयान पर भाजपा हमलावर। कहा, 3 राज्यों में चुनाव हारने से बौखला गई है कांग्रेस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को लिखा पत्र। कहा, संसद परिसर की सुरक्षा संसद के क्षेत्राधिकार का विषय। सांसदों के निलंबन को इस घटना से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण। कर्नाटक के बेलगावी में एक आदिवासी महिला के साथ दरिंदगी के मामले को लेकर बेंगलुरु में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी के 5 महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल। हिमाचल प्रदेश पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं ने किया अभिनंदन। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, 3 राज्यों में भाजपा की जीत ने तथाकथित राजनीतिक पंडितों को भी किया स्तब्ध। झूठ बोलकर नहीं बल्कि काम करने से मिलता है वोट। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, भारत पर लगातार बढ़ रहा है आज दुनिया का विश्वास। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज यानी लीड्स 2023 रिपोर्ट की लॉन्च। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, 2047 तक भारत को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक विजय दिवस आज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सैनिकों को किया याद। रक्षा मंत्री ने वॉर मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। और दिल्ली में चल रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पैरा एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन जारी। टेबल टेनिस के पुरुष वर्ग में जेडी मदान, लॉयड फर्नांडिस और शुभम वाधवा ने जीता स्वर्ण पदक। महिला वर्ग में सोनल पटेल, भाविना पटेल और शीतलबेन दर्जी ने जमाया स्वर्ण पदक पर कब्जा। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी गांव-गांव तक जा सकेगी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। चुनावों की वजह से इन राज्यों में यात्रा को शुरू नहीं किया जा सका था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम के दौरान पीएम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से भी संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी युवा और नारी शक्ति को सशक्त बना रही है और जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। आज पीएम स्वनिधि योजना से इन साथियों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिल रहा है। देश में 50 लाख से अधिक ऐसे साथियों की बैंकों से मदद मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी जिक्र किया और कहा कि इससे अब तक 17,000 करोड़ रुपए लोगों को प्रदान किए जा चुके हैं। हमारी सरकार इन दोनों योजनाओं के माध्यम से लोगों को अब तक जिनके परिवार में कोई संकट आ गया, ऐसे परिवारों में 17,000 करोड़ रुपए, आप सोचिए 17,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि इन परिवारों को मिल चुकी है। संकट की घड़ी में इन परिवारों में जब स्वजन खो दिया हो और इतने रुपये आ जाएं, तो कैसे दिन निकल जाए इसका आप अंदाज कर सकते हो कि 200-400 करोड़ की भी वो योजना शुरू करता है ना, कुछ रोज राजनीतिक दल बोलते रहते हैं, हेडलाइंस बनवाने में जुटे जाते हैं, खबरें बनवा देते हैं। 17,000 करोड़ रुपया गरीब के घर पहुंच चुका है। देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने प्रधानमंत्री से संवाद में अपने अनुभवों को साझा किया। एसएचजी खोल दिया है और 3,000 महिला से हम 3 एसएचजी को हम बैंक लिंकेज कर दिया है। उन लोगों ने लोन पाया है और उन लोन पाने के बाद उन लोग अपने आप से निर्भरशील हो गए हैं सर। उसको बाद हम डे एनुअलम से सामाजिक कर्मकर्ता से हम एक रिसर्च पर्सन से काम किया है। उसको बाद वो लाभ देखकर हमको असम गौरव से 2023 मार्च से हमको सम्मानित किया है सर। हम बहुत प्राउड ऑफ यू सर, जो आप रहते हैं सर। हम ऐसे और हमारा जैसे और औरत आगे बढ़कर आई है, हमारा परिवार जैसे चला है वो भी गरीब महिला आकर ऐसे चले सर। मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर के लिए पैसे मिला है। मेरा पहले घर कच्चा था जिससे बहुत सारी दिक्कतें आती थी सर। आपकी वजह से मेरे को 1,85,000 मिला, जिससे मैंने पक्का मकान बनाया। उसमें 1 कमरा, 1 किचन, 1 बाथरूम है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए जो ज़मीन, जिसके नाम ज़मीन होती है सर, उसके खाते में 2-2 हज़ार रुपये वो भी पड़ता है सर। मेरा कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर, और मैं ये व्यवसाय जब भी चालू किया सर, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं फुटपाथ पे खाना लगाती थी। तो आपका जब भी 2016 में मुद्रा का योजना आया सर, उसमें से मुझे कैनरा बैंक ने 90,000 का लोन दिया, 90,000 का। तो वही पैसों से मैंने सर मेरा बर्तन खरीदे और मेरा व्यवसाय को आगे बढ़ाया। मेरा बड़ा बेटा बाहर गाँव में पढ़ रहा है, फ्रांस में, तो उसके पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए था सर। ये आपकी योजना आई और मैंने मेरा व्यवसाय आगे बढ़ाया और मुझे मुद्रा एजुकेशन लोन भी मिला। एजुकेशन लोन के साथ में भी मुझे स्वनिधि का भी लोन मिला सर। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे व्यापक जनसंपर्क पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे देश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पिछले महीने की 15 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड के खूंटी से शुरू हुई इस यात्रा ने 1 महीने का पड़ाव पूरा कर लिया है। अभी तक इस यात्रा में 2.5 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी देखी गई है, जो अपने आप में सफलता के नए आयाम को दर्शाती है। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने और केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव
और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के मकसद से इस यात्रा का शुभारंभ किया था। इस यात्रा का एक हिस्सा मेरी कहानी मेरी जुबानी भी है, जिसमें लोग अपने अनुभवों और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करते हुए अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं। निश्चल, मुकेश शुक्ला, विकास और विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत के दौरे पर हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात कई मायनों में विशेष रही। दोनों नेताओं के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। भारत के दौरे पर आए ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात कई मायनों में खास रही। दोनों नेताओं के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें भारत में ओमान के सुल्तान का स्वागत करने में बेहद खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि आज ओमान भारत संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 26 साल बाद ओमान के सुल्तान राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। उन्होंने कहा कि आज हम एक नया भारत ओमान संयुक्त दृष्टिकोण भविष्य के लिए साझेदारी अपना रहे हैं। इस संयुक्त दृष्टिकोण में 10 अलग अलग क्षेत्रों में ठोस कार्य बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसमें प्रमुख रूप से समुद्र, ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष, डिजिटल पेमेंट, स्वास्थ्य, पर्यटन, आपदा प्रबंधन, कृषि व खाद्य सुरक्षा और क्रिकेट को शामिल किया गया है। आज हम एक नए इंडिया ओमान ज्वाइंट विजन ऑफ पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर को एडॉप्ट कर रहे हैं। इस ज्वाइंट विजन में 10 विभिन्न क्षेत्रों पर ठोस एक्शन पॉइंट्स पर सहमति बनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ज्वाइंट विजन हमारी साझेदारी को एक नया और आधुनिक स्वरूप देगा। मुझे खुशी है पक्षों के बीच सीपा एग्रीमेंट पर चर्चा जारी है। मैं आशा करता हूं कि हम जल्द ही इस एग्रीमेंट को साइन कर पाएंगे, जिससे हमारे आर्थिक सहयोग में एक नया अध्याय का जुड़ना हो जाएगा। ओमान भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में बतौर मेहमान देश आमंत्रित किया गया था। भारत और ओमान के बीच सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति, वित्तीय अपराध की रोकथाम और ओमान स्थित ICCR में हिंदी चेयर स्थापित करने पर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। Both countries had also signed MOU, including in the field of information technology, cooperation in the field of culture, combating financial crimes, and of course establishment of a Hindi chair of ICCR in Oman. ओमान और भारत का रिश्ता एक रणनीतिक साझेदारी में बदल गया है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग से लेकर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। A significant achievement in terms of India-Oman trade and capital cooperation was the announcement of the third tranche of the Oman-India Joint Investment Fund. This fund would be worth $300 million, approximately 2,500 crores. Purely as a point of elaboration, the fund was established as a 50-50 joint venture between the State Bank of India and the Oman Investment Authority, which essentially channelizes investments into the fastest growing sectors of the Indian economy. इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में सुल्तान का औपचारिक स्वागत किया। सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत की ये पहली यात्रा है। उनकी यात्रा भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों का ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। ब्यूरो इनपुट के साथ अमृतपाल सिंह और गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार भी तमाम खबरें बाकी हैं। हम जल्द हाजिर होंगे। Hey.
अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर कर्नाटक से, जहां कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बेलगावी में एक आदिवासी महिला के साथ दरिंदगी के मामले पर बीजेपी की 5 महिला सांसदों की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं बेंगलुरु में भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कर्नाटक के बेलगावी में एक आदिवासी महिला के साथ दरिंदगी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले की जांच के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा गठित 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम में शामिल अपराजिता सारंगी, सुनीता दुग्गल, लॉकेट चैटर्जी, रंजीता कोली और आशा लकड़ा के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने बेलगावी में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और घटना के बारे में जानकारी ली। भाजपा सांसदों ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई है और लोग डरे हुए हैं। कानून व्यवस्था है चरमरा गई है कांग्रेस के सरकार में, और इसी वजह से ये जो थाना अधिकारी है ये रात में वहां नहीं पहुंच पाए। उन्हें लगा ये छोटी घटना है। जिसने ये सब क्राइम किया है उसका बैकग्राउंड जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। वो यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रधान है और जो यहाँ के मिनिस्टर हैं उनके साथ भी उनका कोई ना कोई एफिलिएशन है। तो इसी से आपको ये जाहिर होता है कि पुलिस की जो कार्रवाई इतना लेट हुई। और हम इतनी महिलाओं से बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई महिला बात करने के लिए तैयार नहीं थी। आप देखिए कि नरेंद्र भाई मोदी जी के शासन में जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, आज आप यहाँ देखिए कि किस तरीके की सरकार है कि यहाँ महिलाओं में डर बैठा गया है। मैं एक आदिवासी महिला हूँ। एक आदिवासी परिवार के साथ जो घटना होती है वो कहीं ना कहीं हृदय विदारक होता है। आपने देखा होगा ये न्यू वंटामुड़ी गांव में जिसके घर पर हम बैठे हैं, उनका स्थिति देखिए किस तरह से तोड़ दिया गया है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना चाहती है और एक कांग्रेस की सरकार जिनका चल चरित्र और चेहरा वो नहीं चाहती है कि आदिवासी गाँव का विकास हो, आदिवासी बहनों का इज्जत और अबरू बचे। और जैसे तरीके से महिला को जो घटना उस दिन इंसिडेंट महिला को विवश करके किया है, एक साइड में विधानसभा चल रहा है और दूसरा साइड में एक महिला को विवश करके नेकेट करके पैरेड चल रहा है। ये दोनों घटना एक साथ चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक चुप है। हम लोग चाहते हैं कि महिला को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में महिला को जो सम्मान देते हैं, कांग्रेस सरकार भी थोड़ा भी उसको लेके आए है। महिला के वोट से उन्होंने सरकार लेके आए हैं, तो महिला को सम्मान देना चाहिए। इस बीच बेंगलुरु में बेलगावी घटना को लेकर भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद कर्नाटक पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि कर्नाटक में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने घटना के पीछे कांग्रेस के लापरवाह और असंवेदनशील रवैये को बड़ी वजह बताया।
Against the law and order situation in Karnataka, totally there is no safety and security even for women. An incident that has happened in Belgaum, an ST lady, she has been made naked and she has been beaten for no fault of hers, and even in other areas also the atrocities against women is increasing. It is because of the careless and most casual approach of the Congress party as far as law and order is concerned, Congress government. This has happened and already NHRC has sent his team. गौरतलब है कि 11 दिसंबर को बेलगावी जिले के वंतमुरी गांव में एक महिला के साथ मारपीट के साथ दरिंदगी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित अभिनंदन समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिस्सा लिया। 3 राज्यों में बड़ी जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का यह हिमाचल प्रदेश का पहला दौरा है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद हिमाचल प्रदेश पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। बिलासपुर में हुए इस अभिनंदन समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा की जीत ने तथाकथित राजनीतिक पंडितों को भी स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, राजनीति की संस्कृति बदल गई है और अब झूठ बोलकर वोट नहीं मिलता बल्कि काम करके मिलता है। यह जीत जो 3 राज्यों में हमें मिली है, इसने जो हमारे तथाकथित जो राजनीतिक पंडित हैं उनको भी स्तब्ध किया है, क्योंकि वो राजनीति के गणित को पहचान नहीं पाते, वो राजनीति की गहराइयों को जान नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते कि ये कैसे हो गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज दुनिया का विश्वास भारत में लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां 353 करोड़ रुपए की नकदी बरामद होने को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए और झारखंड में एक कांग्रेस सांसद के यहां रेड हुई, केवल एक के हुई। अभी 353 करोड़ रुपए 353 करोड़ रुपए एक के यहां मिले। नोट गिनने के लिए जितनी मशीनें लगाई सारी हाफ हो गई, गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी लगे 4 दिन तक गिनते रहे, वो थक गए, लेकिन काला धन कांग्रेस के एक सांसद के पास खत्म नहीं हुआ। तभी तो कांग्रेस कहती थी नोटबंदी मत करो। बिलासपुर के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुंदरनगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने सुंदरनगर बाजार में रोड शो भी निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह मुन्नी। पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत।
क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। न्यूज नाइट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे संसद की सुरक्षा को लेकर मची सियासत को। और संसद की सुरक्षा के मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बेतुके बयान पर भाजपा हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि संसद की सुरक्षा मामले पर बेहद गंभीर है और इसके पीछे बेरोजगारी को वजह बताना तर्कहीन है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को पत्र लिखकर कहा कि संसद परिसर की सुरक्षा संसद का क्षेत्राधिकार है और इस पर सियासत करना दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर भी ओछी सियासत किए जाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि संसद की सुरक्षा में चूक की यह कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल जिस तरह से आरोपियों को सुरक्षा कवच दे रहे हैं और उनके अपराध को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी ने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस हमेशा देश विरोधी तत्वों के साथ खड़ी नजर आती है। 13 दिसंबर 2001 की घटना के समय वो अफजल गुरु के साथ खड़ी थी और 13 दिसंबर 2023 की घटना में भी आरोपियों के साथ खड़ी होकर उनका बचाव कर रही है। राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए हैं? मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे? आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए, और उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। दरअसल संसद की सुरक्षा को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ दिया, तो लोकसभा अध्यक्ष के बयान और उच्च स्तरीय जांच की कार्रवाई के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब भी संसद में गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य की मांग की रट लगाए हैं। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। दरअसल संसद की सुरक्षा में चूक का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अब तक अलग अलग समय पर सुरक्षा में चूक हुई है। 7 नवंबर 1966 को गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर संसद के बाहर जुटी साधु संतों की भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी। 11 अप्रैल 1974 को 2 पिस्तौल और बम जैसी सामग्री लेकर कुछ लोग संसद भवन के भीतर घुस गए थे। वहीं 26 जुलाई 1974 को एक व्यक्ति खंजर के साथ संसद की दर्शक दीर्घा में घुसा था। 26 नवंबर 1974 को एक व्यक्ति ने विस्फोटकों के साथ संसद भवन में प्रवेश की कोशिश की। 5 मई 1974 को एक आगंतुक विजिटर गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गया और नारे लगाने की कोशिश की। वहीं 4 अगस्त 1994 को एक व्यक्ति विजिटर गैलरी से नीचे लोकसभा कक्ष में कूद गया और नारेबाजी की, जबकि दूसरे ने विजिटर गैलरी से ही नारे लगाए। 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान पोषित आतंकियों का हमला हुआ, 9 लोग मारे गए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने जान की बाजी लगाकर उन्हें संसद भवन के भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। यह संसद की सुरक्षा की चूक की बानगी भर है। इसकी फहरिस्त लंबी है, लेकिन तब ऐसे किसी भी मौके पर न तो रोजगार, महंगाई और किसी और मुद्दे से संसद की सुरक्षा को जोड़ने की कोशिश की गई और न ही तत्कालीन विपक्ष ने इस पर सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश की थी। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को पत्र लिखकर 13 दिसंबर को घटी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने लिखा कि घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है और उसकी रिपोर्ट को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने लिखा कि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और कुछ मामलों में तो संसद सदस्य भी मिर्च का स्प्रे लेकर संसद पहुंचे हैं। पत्र में उन्होंने लिखा कि संसद परिसर की सुरक्षा संसद के क्षेत्राधिकार का विषय है और हाई पावर्ड कमेटी संसद में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी। उन्होंने लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग सांसदों के निलंबन को संसद में हुई घटना से जोड़ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर खुला आरोप लगाया है कि यह घटना सोची समझी साजिश है
और मुख्य साजिशकर्ता कहा जाने वाला ललित झा टीएमसी का प्रमुख कार्यकर्ता है। इस बीच मामले में एक और आरोपी महेश कुमावत को गिरफ्तार कर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। संसद की उच्च स्तरीय कमेटी की जांच के अलावा दिल्ली पुलिस की भी जांच जारी है और मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज हमारी विशेष चर्चा है उसका विषय भी यही है कि संसद की सुरक्षा, विपक्ष के रवैये पर सवाल कि आखिर ये विपक्ष का कैसा रवैया है जो संसद की सुरक्षा और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर बार बार वो सवाल उठा रहा है। संसद की सुरक्षा, विपक्ष के रवैये पर सवाल। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज के हमारे विशेष पर हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। धनंजय जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अजय अग्रवाल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय अग्रवाल बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आर राजागोपालन जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आर राजागोपालन जी बहुत स्वागत है आपका। अजय उपाध्याय जी, अगर आपके साथ शुरू करें तो क्या मुद्दों की कमी हो गई या आपको लगता है कि ये एक अच्छा अवसर है जहां पर बीजेपी को घेरा जा सके, भले ही बीजेपी के डायरेक्ट परव्यू में या सरकार के डायरेक्ट परव्यू में वो सारी चीजें ना हो, फिर भी कहने से क्या जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया निखिल जी। लेकिन आपका जो ये वो जो चल रहा है सेंटेंस, संसद की सुरक्षा और विपक्ष के रवैये पर सवाल, मुझे लगता है पक्ष के रवैये पर सवाल यदि ये आपका हेडिंग होता तो बड़ा अच्छा होता। पक्ष का रवैया क्या है? इतना बड़ा मुद्दा हुआ, इस तरह से संसद पे हमले की साजिश की गई, संसद में जो है स्प्रे किया गया, बाहर के लोग आकर के और भाजपा के नेता जो सांसद हैं उनके ही आगंतुक पत्र पर जो है वो लोग आए थे अतिथि बन करके, और इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ। सिक्योरिटी ब्रीच हुई। एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी का जो मामला है उसमें कम से कम गृह मंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए, कम से कम वक्तव्य देना चाहिए। उस पर 2-3 घंटे की एक चर्चा हो जाती कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन नहीं, आवाज कुछ नहीं आई। ना इस देश की मीडिया उनसे कुछ प्रश्न कर सकती, अभी भी विपक्ष से प्रश्न कर रही है। ताजुब होता है कि क्या हो गया। अच्छा, आपने कहा कि विपक्ष के रवैये पर सवाल, आपने साथ साथ जो एक और जो ग्राफिक्स चल रहा था कि कितनी सारी घटनाएं, आपको पता है 40 के करीब घटनाएं हुई अभी तक इस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच भी ऐसी घटना हुई, तब कभी भी उसको जी महंगाई और रोजगार के साथ तो कम से कम नहीं जोड़ा गया था। जब भी ऐसी घटना हुई, देश के मंत्री, गृह मंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री तत्कालिक आप उठा के रिकॉर्ड देखिएगा पार्लियामेंट में आकर के, चूंकि सदन चलते हुए ऐसी घटना होती है तो उसका वो जवाब दे देते हैं, बात खत्म हो जाती। आज तक कोई जवाब नहीं। पार्लियामेंट के बाहर जवाब दिया जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर वही सदन चल रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं, और सदन पर हमला है यदि है तो। जहां तक बात बेरोजगारी और उससे जुड़े हुए प्रश्न है, आप जान रहे हैं ना, आज अभी पिछले महीने और इस महीने में 3% बेरोजगारी गड़बड़ी है। 10 से 40 मामलों में, 40 मामलों में, इसके पहले 40 मामलों में कभी भी जो राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, संसद की सुरक्षा का मामला है, उसको जोड़कर नहीं देखा गया। आपकी सरकारों के समय में जब हुआ तो विपक्ष ने नहीं देखा, आपको अचानक से याद आ गया, वो भी आप किसके साथ खड़े हैं, आप ये भी समझने की कोशिश करिएगा। धनंजय गिरी के पास आएंगे। ठीक है, पक्ष ने जवाब दिया, पक्ष ने जिम्मेवारी समझी, पक्ष ने उसके लिए अपने को जिम्मेवार ठहराया और पार्लियामेंट के पटल पर आकर के जवाब देना पड़ा। ठीक है, धनंजय गिरी के पास जवाब आप मांगने की स्थिति में हैं। ठीक है धनंजय, चलिए मैं दूसरे पक्ष को लाता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कोई जवाब दूं उसके बजाय धनंजय गिरी इज द राइट पर्सन। नहीं देंगे और भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं दे पाएंगे। सुनिए तो मैं वही बात कह रहा हूं अजय जी आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। अजय जी आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। मैं वही बात कह रहा हूं कि मैं धनंजय गिरी के पास जाऊंगा और अगर आप इस तरह से अनइंटरप्टेड डिबेट आप चालू रखेंगे, ठीक बात नहीं है। आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए ना। नहीं पत्रकारिता, ये नहीं पेड पत्रकारिता ये आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। सवाल अगर तीखे होंगे तो आप पेड पत्रकारिता मत बनाइए। जी अगर तीखे सवाल पूछ लिए जाए, जवाब देना मुश्किल हो तो पेड पत्रकारिता बताएंगे। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, 40 ऐसी घटनाएं हुई है। मुझे पार्टी मत बनाइए। आपके बगल में खड़े हैं, अभी 3 चुनाव हार कर आप आए हैं और यही वजह है,
इस दशा पर पहुंचने की यही वजह है। मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा आपका ऑडियो आउट करें। धनंजय गिरी को बोलने का मौका दे रहा हूं, इस तरह से नहीं चलेगी बहस। धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी, चलिए धनंजय गिरी जी, आप जवाब दीजिए जी। आपके ऊपर सीधा आरोप है कि गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। धनंजय गिरी कह रहे हैं गृह मंत्री जवाब दें, हर बार गृह मंत्री जवाब दिया करते थे। देखिए निखिल जी, लोकतंत्र में जनता जवाब देती है और जनता के जवाब से कांग्रेस को आड़ नहीं मिल रही है, सुझाव नहीं मिल रहा है। कांग्रेस कुलबुलाई नहीं है, खलबलाई नहीं है, पागल बासीपना की स्थिति में आ गई है। ये नया यहाँ प्रवक्ता रुक रहे हैं ना, वहां पुलिस के पूछताछ के पहले राहुल गांधी को पता चल जा रहा है और वो बेरोजगारी के कारण सीम तोड़ दे रहे हैं। एक आप सोचिए, कर्नाटक से आता है, पश्चिम बंगाल से आता है, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से। हम सोच ही रहे थे कि टूलकिट गैंग के सरदार ने क्यों नहीं बोला, लेकिन सरदार बोला और सरदार ने बोला तो स्पष्ट हो गया कि आतंकवादी कृत्य के पीछे किन आकाओं का हाथ है। अधीर रंजन चौधरी के बयान समझ लीजिए। कांग्रेस के एक नेता सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि सांसदों ने जिन लोगों ने पकड़ा उन पर FIR कर दिया जाए। आप देखिए कांग्रेस की स्थिति को, यही कारण है कि जनता इस तरह के जवाब दे रही है। राष्ट्र की अस्मिता, संसद सर्वोपरि है और संसद में बैठे हुए संसद के लोकसभा के अध्यक्ष वो जब इस पर पत्र जारी कर रहे हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं कि संसद सबके लिए है, लेकिन कांग्रेस के आज जो वाक़ा है जो है वो राष्ट्र को अपनी बपौती समझ रहे हैं। वो समझ ही नहीं रहे हैं कि भाई आप, प्रधानमंत्री ने बहुत पहले उनके बारे में कह दिया पार्लियामेंट में, और इस देश की जो नफरत की दुकान वो चलाना चाह रहे हैं और जो नफरत फैलाना चाह रहे हैं। आप देखिए देश की जनता जवाब दे रही है तो जनता से नाराज है। आपने सवाल पूछा तो आप पे भड़क रहे हैं। ये कांग्रेस कर क्या रही है? आप कितना एक्सपोज होना चाहते हैं? कांग्रेस इस देश के, कांग्रेस का हाथ इस देश के उग्रवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ इस देश के खिलाफ खड़े लोगों के साथ, ये कब तक? इस देश की जनता जान गई है, इस देश की जनता जान रही है कि अब छुपाने से भी कांग्रेस के कुकृत्य नहीं छुप रहे हैं। और इसमें एक दिन आपको पता चलेगा कि जॉर्ज सोरोस ने जैसे कहा कि $100 बिलियन हम इंडिया में चाहते हैं कि पंप करें मोदी सरकार को हटाने के लिए। एक सवाल धनंजय जी, एक सवाल धनंजय जी, ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे? आप एक बात का जवाब दीजिए। धनंजय गिरी जी ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, और पहले के जो मौके होते थे वहां पर इस तरह के जवाब दिए जाते थे। आप बताइए 70 की घटना जिसमें राजकुमार के योगेश्वर नंद ने किया, या 72 की घटना, या 74 की, 75 की, या 78 की, किस घटना में गृह मंत्री ने जवाब दिया? आप एक घटना का किसी भी घटना में आप नेहरू जी से पूछते हैं, आप किसी का एक बताइए एक स्टेटमेंट। सदन की सुरक्षा, सदन की सर्वोच्च गरिमा सदन के अध्यक्ष के पास है और अभी पुलिस ने अरेस्ट किया है, उस पर जांच चल रही है। और जांच के पहले राहुल गांधी को कैसे पता है? और ये लोग क्या चाह रहे थे? क्यों उन्होंने सिम तोड़ा, फोन छुपाया? आखिर इनकी चैटिंग किससे थी, इनकी बातचीत किससे थी, कौन इनका आका है, कौन इनके पीछे खड़ा है, और ये छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी उनको? और इसके पीछे ब्रेनवाश है, किसकी फंडिंग है, ये सारी चीजें सामने आ जाएगी। एक एक करके सारे गवाह कटघरे में खड़े हो जाएंगे, सारे लोग सामने आ जाएंगे। पकड़ के पूछिए उससे। ठीक है, भाजपा के सांसद अजय जी आ रहे हैं आपके पास, अजय जी आ रहे हैं आपके पास, अजय जी आ रहे हैं आपके पास। इस तरह से खैर मैं डिफेंड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूं, वो डिफेंड करेंगे, जो भाजपा के सांसद को डिफेंड करना होगा तो धनंजय गिरी डिफेंड करेंगे। लेकिन एक सवाल तो बार बार उठता है कि आपने देखा है ये जो सारी घटना हुई है, फोन जला दिए जा रहे हैं, सिम कार्ड तोड़ दिए जा रहे हैं, घटना को छुपाया जा रहा है, जिसको कहते हैं कि क्रिमिनल ब्रीच किया जा रहा है, वो सारी चीजें हैं। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी एक बार भी नहीं सोचती इनके साथ खड़े होने से पहले। और यही आरोप है कि जब 13 दिसंबर 2001 को भी यह घटना हुई थी तब भी आप लोग अफजल गुरु के साथ खड़े थे। देखिए ये जो घटना हुई सिक्योरिटी ब्रीच है, देश के में शर्मनाक घटना है, और हमारे सारे सीनियर नेता ने पहला लाइन ही आप राहुल जी का सुनेंगे यही बात उन्होंने कही है। लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, ऐसे लोग यदि कोई चीज छुपा रहे हैं, कोई जोड़ रहे हैं, उनको पकड़ के सबके सामने पब्लिक डोमेन में लाए। जो सांसद इनके हैं, जिन सांसद के संपर्क में वो लोग थे, क्या उस सांसद से एक बार भी पूछताछ करने की हिम्मत इस सरकार को है? ये सरकार किस लेवल पर निर्लजता पर उतर गई है और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने का प्रयास कर रही है, और अभी भी विपक्ष पर मढ़ने का प्रयास हर घटना दुर्घटना। आप लोगों ने टीएमसी वालों से पूछा? देख नहीं रहा है। आप लोगों ने टीएमसी वालों से भी पूछा? देश सवाल पूछ रहा है कि देश में के मंदिर पर, संसद पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र के मंदिर पर, और इस तरह की दुर्घटना हो रही है।
फिर भी लोकसभा के अंदर जब लोकसभा चल रहा हो उस समय आकर के जवाब देने की स्थिति में सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और मैं ओम बिरला जी से पूछता हूं, यदि ये घटना हुई है और इसके लिए आप जिम्मेवार हैं तो आप कब इस्तीफा देंगे? आप ही इस्तीफा दे दीजिए। इसके पहले इसके यही तो सवाल बार बार पूछा जा रहा है अजय जी। अजय जी यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ये 40वीं घटना है। 39 बार आपने न सरकार से इस्तीफा मांगा न लोकसभा अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा, इस बार ऐसा क्या हो गया? सरकार को देना पड़ा, 100 बार सरकार को जवाब देना पड़ा पार्लियामेंट के अंदर। आपके उठाइए रिकॉर्ड पुराने पार्लियामेंट्री डिबेट्स को। धनंजय जी ये सरकार इतनी निर्लज हो गई है, इतनी तनाशाह हो गई है कि कांग्रेस के सांसद को निलंबित कर देती है और अपने सांसद से जवाब पूछना भी हिम्मत नहीं है। मैं रोकना चाहूंगा अजय जी, आपको रोकना चाहूंगा। राजा गोपालन जी का ऑडियो खराब हो गया था जिसकी वजह से हम उनसे जुड़ नहीं पाते। अजय जी इसको वन वे ट्रैफिक मत बनाइए। देखिए वन वे ट्रैफिक मत बनाइए। मैं और भी लोग हैं पैनल में, और भी सदस्य हैं। अजय जी ऐसा मत करिए, पैनल पर और भी लोग हैं। राजा गोपालन जी का ऑडियो चला गया था, उनसे भी विचार देख लें। आप अकेले गेस्ट के तौर पर कभी आएंगे तो फ्लोर दे देंगे, आप बोलिएगा, लेकिन यहाँ इस तरह से एजेंडा मत चलाइए। वरिष्ठ पत्रकार के नाम मैं दूसरों से पूछूं कि सिर्फ आप ही जवाब देंगे, या फिर मैं अपने साथियों से, मुझे पीसीआर के साथियों से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप जो है आपका ऑडियो आउट करें। मैं राजा गोपालन जी के पास आऊंगा। राजा गोपालन जी, आपको लगता है कि ये 2001 में 13 दिसंबर को जो घटना हुई थी उसमें भी अफजल गुरु के साथ खड़े थे? 40 ऐसी घटनाएं हुई हैं कम से कम सिक्योरिटी ब्रीच की, कभी कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाए, या कभी जो विपक्ष में लोग रहे उन्होंने सवाल नहीं उठाए। इस बार ऐसा आखिर क्या घट गया? इस बार भारत जोड़ो यात्रा के लिए करने शुरू किया था भैया, मुझे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, एको आ रहा है मेरा पास, मुझे एको आ रहा है, बार बार आ रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम। लेकिन ये कांग्रेस का प्रवक्ता ने मुझे आपत्ति उठाया, उसको मैं जवाब देना चाहता हूँ जी। ये क्यों बोल रहे? फिर कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, कांग्रेस तो मर चुकी है, किधर कांग्रेस है? क्यों मुझे जवाब दे रहे? भारत जोड़ो यात्रा करके बोल रहे थे, भारत जोड़ो कर रहे क्या? अनारक्षित को सपोर्ट कर रहे, जो जिदे से कूदा था उन्हीं को सपोर्ट कर रहे कांग्रेस, क्योंकि रोजगार योजना प्लस प्राइस राइस ये सारा घटना किया है। कांग्रेस को टाइम पर नहीं हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ। लेकिन इंदिरा गांधी का किसने मरवाया? सुरक्षा दल ने मरा है ना। वो कांग्रेस प्रवक्ता को बोलना चाहिए। क्योंकि दूसरी चीज है, इसमें फॉरेन फंडिंग का जरूरत विशेष आज्ञा करना पड़ेगा। स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन फॉरेन फंडिंग। फॉरेन से फंड आ रहा है इनको। ये कैसे विपक्ष का नेता कह रहे हैं, जो जिसने ललित झा ने मैसूर से बेंगलुरु से दिल्ली हवाई जहाज में जा रहा है, वो बेचकर है, अनएम्प्लॉयड का, उसको पैसा किधर से आए थे? ठीक है, ये सारा बोलना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। हमारे पास समय भी आज बस इतना ही है। हम अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया करेंगे। धनंजय गिरी जी शुक्रिया, अजय जी बहुत शुक्रिया। आप अगर इस तरह के आरोप शुरुआत में ना लगाते तो शायद अच्छा रहता, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता। और राजा गोपालन जी आपका भी शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो।
कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विभिन्न राज्यों से संबंधित लॉजिस्टिक्स ईज यानी लीड्स 2023 रिपोर्ट लॉन्च की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा और इस प्रयास में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का महत्वपूर्ण भूमिका होगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स रिपोर्ट 2023 को जारी किया, जो कि देश के मजबूत आर्थिक विकास और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर दिया। Logistics sector will be a cornerstone in our endeavor to take India to a 10x level from 3.5 trillion to 35 trillion by 2047. India stands out as a bright star. India stands out as a country which under Prime Minister Modi's leadership has deftly managed the economy very well. We have become the fastest growing large economy consistently for some years now and expected to continue to be so. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशिष्ट मंच बताया। लीड्स को विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ऑपरेशन को सुव्यवस्थित करने, दक्षता को बढ़ावा देने, बाधाओं को कम करने और इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लाया गया है। This Leeds Report 2023, it's the 5th edition, will significantly give us the pathway to further invigorize this sector, make it more, help it to contribute to a better sector in the days ahead. These reports are encouraging the states also and other stakeholders to see how they can improve their processes, how they can contribute to a better future of the logistics sector. लीड्स 2023 की रिपोर्ट बुनियादी ढांचे में भारत की प्रगति की सराहना करती है और भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को गेम चेंजिंग सेक्टर के रूप में आगे बढ़ाती है। तपस भट्टाचार्य, डीडी न्यूज। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भारत बदलाव के शिखर पर है। वो शनिवार को केरल के कोल्लम में फातिमा माता नेशनल कॉलेज में आयोजित ग्रेजुएशन समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि निर्णायक नीतियों के परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रों को खोला जा रहा है और युवाओं को इस गति का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि जो छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं उन्हें देश में बढ़ते अवसरों का उपयोग कर उसका फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में चलाई जा रही लोगों के हित की विभिन्न योजनाएं लोगों को बराबरी के का हक देने और विकास के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा सभी देशवासियों को का देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। जनधन योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना. So for each category there is a scheme through which help reaches them. If help reaches all of them, that family will be in a position to make the decision as to how they want to move forward. This Vikasit Bharat Yatra, Sankalp Yatra, where all of us will have to take the Sankalpam that we have to take so that we will contribute
we'll become party to building India to be a developed country by 2047. That is behind this Vikasit Bharat Sankalp Yatra. ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओमान के सुल्तान की मेजबानी की और उनके सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ओमान के सुल्तान ने मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई और अन्य गणमान्य व्यक्ति वहां मौजूद रहे। ओमान के सुल्तान भारत यात्रा पर हैं और आज ही पीएम के साथ उनकी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अनोखी पहल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 15 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन 30 दिसंबर को अगस्त्य मुनि के जन्मदिन के अवसर पर होगा। वाराणसी के नमो घाट से हमारे संवाददाता अजय मिश्रा की यह विशेष रिपोर्ट। आध्यात्म और ज्ञान की नगरी काशी, भगवान रामेश्वरम की धरती यानी तमिलनाडु से आने वाले अपने विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। मौका है काशी तमिल संगम के दूसरे संस्करण का। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय इस आयोजन के लिए नोडल मंत्रालय है। IIT मद्रास और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से ज्ञान के दो प्राचीन नगरों की महान संस्कृति को एक दूसरे के और करीब आने का मौका मिलेगा। इस बार का फोकस उसी काम को जो पिछले साल शुरू किया था उसको और आगे बढ़ाना है और मुझे लगता है कि पिछले साल के अनुभव के हिसाब से इस बार और भी अच्छा आयोजन होगा। देखिए, हमारे देश की जो विविधता है उस विविधता में दक्षिण के लोग उत्तर की तरफ, उत्तर के लोग दक्षिण की तरफ अगर जाते हैं, समझते हैं, समय व्यतीत करते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी बात होगी। इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को और मजबूती मिलेगी। वाराणसी में 17 दिसंबर से काशी तमिल संगम का दूसरा संस्करण शुरू होगा। शिक्षा मंत्रालय के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का हिस्सा है काशी तमिल संगम। दक्षिण भारत से करीब 1500 अतिथि काशी तमिल संगम का हिस्सा बनेंगे। काशी के नमो घाट पर होने वाले कार्यक्रम में 42,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दक्षिण भारत के ये अतिथि 7 स्पेशल संगम ट्रेन से काशी पहुंच रहे हैं। 8 दिनों के दौरे के लिए 7 समूहों में बांटा गया है, जिसका नाम 7 नदियों पर है। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा ग्रुप पहुंचेगा काशी यात्रा पर। काशी, प्रयागराज और अयोध्या के दर्शन के बाद इन्हें वापस पहुंचाने की तैयारी है। काशी तमिल संगम जो है धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक से ओतप्रोत यह संगमम, यह हमारे भारतीय सभ्यता और एकता को दर्शाने वाला है। यहाँ तमिलनाडु और काशी की कला और संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, व्यंजन और अन्य विशेष उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाए जाएंगे। काशी के नमो घाट पर तमिलनाडु और काशी की संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। We are very happy to be here and we are very much happy to participate in this program. Very much happy and we have to first thank our Kashi Tamil Sangamam and our Art and Culture Department Tanjore and North Central South Zone Culture Center and Government of India. आयोजन की पूरी अवधि के दौरान ज्ञान के विभिन्न पहलुओं जैसे साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, दर्शन, आध्यात्मिकता, संगीत, नृत्य, नाटक, योग, आयुर्वेद, हथकरघा, हस्तशिल्प के साथ साथ नवाचार, व्यावसायिक आदान प्रदान, एडिटेक और अन्य अगली पीढ़ी की आधुनिक प्रौद्योगिकियां पर सेमिनार, चर्चा, व्याख्यान आदि आयोजित किए जाएंगे। अगस्त्य मुनि का बहुत, तमिल का काशी का बहुत संबंध है। महर्षि अगस्त्य जी ने हिमालय से काशी आए, काशी में उनका शिव दर्शन हुआ। शिव जी दर्शन करके बताया उनको कि आप तमिलनाडु जाके तमिल भाषा का व्याकरण लिखिए। तो वहाँ जाके उन्होंने तोलकापियम नाम का तमिल व्याकरण ग्रंथ लिखा। इस प्रकार काशी का और तमिलनाडु का जो कनेक्ट है, इसमें अगस्त्य मुनि का महान संबंध है। उनका जन्मदिन भी आचरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में सर्ववेद मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा पर प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, वाराणसी।
और देश आज विजय दिवस मना रहा है। ये भारतीय सेना के असीम शौर्य और अद्वितीय पराक्रम को याद करने का दिन है, जब 1971 में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। देश भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक विजय दिवस मना रहा है। भारतीय फौज की स्वर्णिम विजय गाथा को खुद में समेटे ये दिन हमें भारत की ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है। 1971 में इसी दिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की फौज को अपने आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था, जिसके बाद ही पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिली और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इसलिए इसे बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस पर देश के वीर सैनिकों को नमन किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, 1971 के युद्ध के दौरान हमारे सशस्त्र बलों के निस्वार्थ बलिदान को राष्ट्र कृतज्ञता पूर्वक याद करता है। विजय दिवस पर मैं उन बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने अद्वितीय साहस दिखाया और ऐतिहासिक जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस पर देश के वीर सैनिकों को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि आज विजय दिवस पर हम उन सभी बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1971 में निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्य निष्ठा से भारत की सेवा की। उनकी वीरता और समर्पण के लिए अत्यंत गौरव की बात है। उनका बलिदान और अटूट भावना हमेशा लोगों के दिलों और हमारे देश के इतिहास में अंकित रहेगी। भारत उनके साहस को सलाम करता है और उनकी अदम्य भावना को याद करता है। विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राष्ट्रीय समर स्मारक पर बहादुर सैनिकों की वीरता को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि विजय दिवस के विशेष अवसर पर राष्ट्र 1971 के युद्ध के दौरान भारत के सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस और वीरता को सलाम करता है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी राष्ट्रीय समर स्मारक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस की धूम राज्यों में दिखाई दी। जम्मू कश्मीर के टाइगर डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल गौरव गौतम ने विजय दिवस के अवसर पर जम्मू में बलिदान स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता में ऐतिहासिक विजय के 52 साल पूरा होने पर भारतीय सैनिकों की पूर्व कमान ने सैन्य टैटू प्रस्तुत किया। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस जहां भारतीय सेना की स्वर्णिम विजय गाथा को खुद में समेटे हुए दिन है, तो वहीं यह बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको छोड़े जाते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। न्यूज नाइट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लोगों को स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए गुजरात के सूरत में 15 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें 43 स्कूल और 22 कॉलेज के हजारों छात्र शामिल हुए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बेनीवाल ने हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में नागौर के खिवसर से विधायक चुने जाने के बाद यह फैसला लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चेन्नई में तिरुमई तिरुविजा उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की एकता पर सवाल उठाना एक बुरा विचार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार में आने के बाद से ही पीएम मोदी ने लगातार भारतीय पहचान में तमिल लोगों और उनकी समृद्ध संस्कृति के योगदान पर जोर दिया है। विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से ऑनलाइन मोड में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली सभी एडटेक कंपनियों के खिलाफ यूजीसी कार्रवाई करने की तैयारी में है। यूजीसी ने नोटिस जारी कर कहा है कि आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान भारत में अपना कार्यक्रम पेश नहीं कर सकता। केरल में सामने आया कोरोना का एक नया सब वेरिएंट का नाम है JN1। हाल ही में एक महिला में इस वेरिएंट की पुष्टि की गई है। भारतीय नौसेना ने माल्टा के ध्वज वाले हाईजैक किए गए जहाज MV रुएन को रोक लिया है। फिलहाल नौसेना इसे मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन चला रही है।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए।